ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। प्यारे बच्चों, आप सभी को फादर नॉर्बर्ट का प्यार भरा नमस्कार। और आज आपके सामने आपके लिए सुंदर सा गीत हम मुस्कुराते हंसते गाते, तबले पर संगत दे रहे हैं राजेश जी। हम मुस्कुराते हंसते गाते, हम हैं नन्हे नन्हे फूल। हम मुस्कुराते हंसते गाते, हम हैं नन्हे नन्हे फूल। हमसे सत, चित्त और आनंद परम ब्रह्म के तीन लक्षण हैं। सत यानी सत्ता, चित्त यानी ज्ञान या प्रकाश, और आनंद यानी सुख। उजलापन, सुगंध और मृदुता के लिए एक ही वस्तु कर्पूर है। ठीक उसी प्रकार सत, चित्त और आनंद तीनों से एक ही परम ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद का बोध होता है। जब हम दर्पण में न देख रहे हों तो हम उसके सम्मुख हैं या विमुख। वो वस्तु भी ठीक वैसी ही है जैसे वीणा के तार स्थिर रहते हैं, तब उनका नाद मूक बना रहता है। इस मूकता में यदि वो नाद ब्रह्म सुनना हो तो उस व्यक्ति को वो नाद ही बनना पड़ेगा। रूप या आकार के बिना लावण्य कहाँ और कैसे रह सकता है? अपना मुख देखने की इच्छा हो जाने पर दर्पण के बिना ही जो अपना मुख देख सकते हैं वे ही इस रहस्य को समझ सकेंगे। इसका अर्थ यही है कि परम ब्रह्म एक अकेला होने पर भी उसे जानने वाला भला और कैसे हो सकता है? रात क्या है, इसका ज्ञान सूर्य को नहीं है, तो दिन क्या होता है, ये भला उसे कैसे ज्ञात हो सकता है? सूर्य की दृष्टि से जैसे रात और दिन दोनों अर्थ शून्य हैं, ठीक उसी प्रकार स्मरण और अस्मरण दोनों अवस्थाएं आत्म वस्तु की दृष्टि से निरर्थक हैं। यहां शब्दों का कुछ काम ही नहीं है। शब्द स्मरण दान करता है।
विस्मरण के कारण जो वस्तु खो गई हो उसे दर्शाने वाला है। शब्दों के द्वारा व्यक्त होती कोई भी प्रतीति सार्थक नहीं हो पाती। अद्वैत का अनुभव यदि ग्रहण करना है तो ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्ति के लिए अविद्या या अज्ञान नष्ट हो जाना अनिवार्य है। अविद्या तब तक जीवित रहती है जब तक अन्यथा बोध कराती रहती है। अन्यथा बोध यानी आत्म स्वरूप के विपरीत बोध, और यथार्थ बोध यानी आत्म स्वरूप का सही बोध। किंतु चाहे अन्यथा बोध हो या यथार्थ बोध, किसी भी रूप में यानी कि जीवित या मृत, अविद्या मनुष्य की जिंदगी के लिए भी बंधक है, और मोक्ष के लिए भी अविद्या के पश्चात यथार्थ बोध के रूप में विद्यमान बोध भिन्न रूप में शेष रह जाता है। सत्य प्रिय होता है, परंतु वो किसी को धोखा नहीं देता। वो तो यथार्थ होता है। उसकी यथार्थता किसी के भी मन को पीड़ा नहीं पहुंचाती। सत्य से अभिप्राय उस वाणी से है जो वाणी अकल्याण से अलग हटाते समय कठोर, कल्याण के प्रति कोमल, श्रवण मधुर, छल कपट और असत्य के प्रति निर्विकार, परिणामतः अबाधित मोक्ष फल की प्राप्ति कराने वाली होती है। क्योंकि कर्म यदि अटल है तो फिर उसे प्रवाह पतित होकर करने की अपेक्षा ईश्वरीय योजना का एक भाग मानकर समझदारी से करना श्रेयस्कर है। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। देश में कोविड-19 महामारी से कुल 15,83,489 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण मुक्ति की दर अब 69.80% है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण का पता लगाने के लिए 6,98,290 जांचें की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए स्थायी व्यवस्था तैयार करने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य की इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना विषाणु महामारी से उपजे हालात के बारे में आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से इंटरनेट के माध्यम से वार्ता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा लोक क्षेत्र उपक्रमों और गोला बारूद कारखाना मंडल के लिए बहुत सी नई पहलें जारी की हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि रक्षा विनिर्माण क्षमता का प्रसार करने के लिए और रक्षा अवसंरचनात्मक निवेश तथा इसके स्वदेशीकरण की दिशा में और प्रयास किए जाएंगे। ये समाचार हमें विदेश प्रसारण प्रभाग के वार्ता एकांश से प्राप्त हुए। भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कोविड-19 संक्रमण से पीड़ित पाए गए हैं। उनका नई दिल्ली में सेना के शोध और रेफरल अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में 3 संदिग्ध उग्रवादियों को पकड़ा गया है। इस अभियान के दौरान भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनावों के बाद G7 शिखर सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। बेरूत में हुए भयानक धमाकों की वजह से लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन ने हसन दोआब सरकार का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री दियाब अगले चुनाव होने तक कार्यवाहक सरकार चलाते रहेंगे। सरकार पर विस्फोटकों की वजह से देश में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। नाइजर में चरमपंथी बंदूकधारियों ने एक जिराफ पार्क में 6 फ्रांसीसी सहायता कर्मियों और 2 स्थानीय गाइडों की हत्या कर दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। जब काम पर जाने के लिए तैयार हों, खुद अपने स्वास्थ्य को चेक करें। जरा भी तबीयत खराब हो तो काम पर न जाएं। घर से निकलते हुए मास्क पहनें। ये मास्क आप घर पर भी बना सकते हैं।
जहां से वाहन लेना हो वहां भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। वाहन में भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। यदि आप 2 व्हीलर से सफर कर रहे हैं तो केवल अकेले सफर करें, और यदि आप गाड़ी में सफर करते हैं तो ड्राइवर सीट के साथ वाली सीट खाली रखें और दूसरे पैसेंजर पीछे बैठें। कार्यस्थल पर प्रवेश के समय भी 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। कार्यस्थल में कोरोना से बचाव के लिए कार्यस्थल पर मास्क पहनकर काम करें। प्रवेश के समय द्वार पर उपलब्ध सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइज करें। साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अपने हाथों को धोएं। अपनी आंख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अधिकारियों के लिए कुछ सुझाव। यदि संभव हो तो वर्चुअल मीटिंग ही करें। फिजिकल मीटिंग से पहले और बाद में कमरे को पूरी तरह सैनिटाइज करें। मीटिंग में 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मीटिंग से पहले और बाद में साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ जरूर धोएं। सामान्य शिष्ट व्यवहार यानी हाथ मिलाना आदि से परहेज करें। नमस्ते करें। कैंटीन में अपनाएं नया व्यवहार। कोशिश करें कि अपने घर का बना हुआ खाना ही खाएं या फिर पैकेट फूड ही खाएं। लंच के लिए एक साथ ना जाएं। खाने की जगह को नियमित तौर पर सैनिटाइज करें। परिवहन एवं यात्रा की नई आदतें। कारपूल मत कीजिए। यात्रा करते समय 1 मीटर की व्यक्तिगत दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। कंपनी और फैक्ट्री के हर वाहन को हर इस्तेमाल के बाद डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। रेस्ट रूम में बचाव के लिए दरवाजों को कोहनी से खोलें। रेस्ट रूम में भीड़ ना लगाएं। कमोड को इस्तेमाल करने से पहले और बाद में धो लें। हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। सफाई कर्मचारी रेस्ट रूम की सफाई में विशेष ध्यान दें। नल के, वॉश बेसिन, कमोड को डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके सैनिटाइज करें। काम से लौटने पर कैसे करें बचाव। घर के बाहर ही सबसे पहले मास्क को डिस्पोज करें। अगर होममेड मास्क है तो उसे गर्म पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अपने हाथों को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक अच्छी तरह धोएं। अब कुछ आवश्यक जानकारी। जब मास्क पहना हो तो अपने मास्क को न छुएं। अगर ऐसा हो जाए तो फौरन साबुन और पानी से 20 सेकंड तक हाथ धोएं। मास्क उतारते समय पीछे की तरफ से उतारें, उसे सामने से कभी न छुएं। हम सब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कारोबारी, अधिकारी एवं श्रमिक कुछ नई आदतों और व्यवहार को अपनाकर इस महामारी से अपना बचाव करते हुए और इस बीमारी को आगे बढ़ावा न देते हुए भी देश की अर्थव्यवस्था को गति दे सकते हैं। अकेले हों तो मुसीबतें कभी कभी भरपूर हो जाती हैं। जब एकजुट हो जाएं तो सारी मुश्किलें चकनाचूर हो जाती हैं। कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु पर अपना प्रभाव पुष्ट होता देख उन्हें बताया कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है और मात्र उसी शाप से उनका नाश हो सकता है और किसी प्रकार नहीं। अतः राजा ने मुनि से ब्राह्मणों को वश में करने का उपाय पूछा। कपटी मुनि एक तनु ने कहा, उपाय तो बहुत हैं, किंतु वे कष्ट साध्य हैं। राजा ने एक तनु के चरण पकड़ लिए। तपस्वी बोला, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम पूरी निष्ठा से मेरे भक्त हो गए हो। किंतु योग, युक्ति, तप और मंत्रों का प्रभाव तभी होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। यदि मैं भोजन बनाऊं, तुम परोसो और कोई मुझे जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो भी खाएगा वह पूरी तरह तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। ओहि विप्रबस कवन विधि कहु कृपा
मोहत जी दीन दयाल निज हितु न देखऊं को। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। अहि एक अति सुगम उपाई, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु जपते भयऊं, काहू के गृह ग्राम न गयऊं। जौन जाऊं तब होई अकाजू, बना आए असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असि नीति बखानी। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिर निसदा तृण धरही। जलधि अगाध मौली बह फेनु, संतत धर निधरत सिर रेनु। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूं भूपति सुनु तोहि, जग नाहि न दुर्लभ कछु मोहि। अवसि काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलै तबहि जब करिय दुराऊ। जौन नरेश मैं करो रसोई, तुम परुसहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयसु अनुसरई। पुनि तिन्ह के गृह जेवई जो, तव बस होई भूप सुनु सोऊ। जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहू।
तन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दीनहि करबी जेवनार। एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे होई हहि सकल विप्र बस तोरे। करि हहि विप्र होम मख सेवा तिहि प्रसंग सहजेहि बस देवा। और एक तो ही कहूँ लखाऊ मैं एहि बेशन आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया हरियाणव मैं करी निज माया। तप बल ते ही करिया पुसमाना रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुबेशु सुनु राजा सब विधि तोर संवारब काजा। गनिसि बहुत शयन अब कीजे मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँचै हम सोवत ही निकेता। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है भारत जापान आर्थिक साझेदारी का सशक्तिकरण। आलेख डॉक्टर तितली बसु का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। इन्वेस्ट इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के तीसरे संस्करण में हाल ही में जापान संस्करण का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यवसाय के लिए अनुकूल स्थितियों को उत्पन्न करके भारत जापान व्यापार तथा निवेश सहयोग को और सशक्त बनाना है। हालांकि ये कोविड-19 के प्रभाव का सामना कर रहे हैं। भारत के आर्थिक आधुनिकीकरण तथा एक आत्मनिर्भर भारत बनाने संबंधी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में जापान मुख्य सहयोगियों में से एक है। जापानी तकनीक का सोर्सिंग तथा जापानी जनता का सक्रिय जुटाव और निजी क्षेत्र के निवेश नई दिल्ली के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके विशाल बाजार के कारण जापानी कंपनियों के लिए भारत एक पसंदीदा देश है। जापानी विनिर्माण कंपनियों के सौजन्य से विदेशी व्यापार कार्य प्रणालियों पर जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक JBIC द्वारा कराए गए हाल की सर्वेक्षण रिपोर्ट में चीन को पछाड़ते हुए भारत शीर्ष स्थान पर पहुंचा। 2000 से 2020 तक 33.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी FDI अंतर्वाह के साथ जापान भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। इस अवधि के दौरान भारत के कुल FDI अंतर्वाह में इसका योगदान 7% से अधिक है। घरेलू और वैश्विक बाजारों को ध्यान में रखते हुए स्वचालित लिथियम आयन बैटरी पैक के सुजुकी तोशिबा डेंसो के साझा उपक्रम के साथ जापान ने मेक इन इंडिया के अंतर्गत सफलता की कथा लिखी है और मेड इन इंडिया सुजुकी बैलेनो कारों के निर्यात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किए जा रहे हैं। जापानी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सीमा शुल्क, गुणवत्ता, निर्यात प्रक्रिया तथा संचालन तंत्र समेत भारत में निवेशकों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों के समाधान के लिए
समर्पित एक फोकस्ड अंतर मंत्री स्तरीय समूह का गठन किया गया है। इस समूह में वाणिज्य तथा उद्योग, वित्त, रेलवे, सड़क तथा सरफेस मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। इस समूह का 4 सत्रों में लगभग 50 जापानी कंपनियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम है। इस समूह की कुछ कंपनियां भारत में पहले से काम कर रही हैं। खबर है कि जापानी पक्ष का भारत में लगभग 200 निवेश योजनाएं हैं। इसी दौरान व्यवसाय करने की सुगमता को दुरुस्त करने के उद्देश्य के साथ 2021 तक एक अखिल भारतीय निवेश अनुमति प्रकोष्ठ की शुरुआत होने की संभावना है। निवेशों को सुविधाजनक बनाने में सहायता करने के लिए दिसंबर 2019 में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और जापान के आर्थिक व्यापार तथा उद्योग METI मंत्रालय के बीच भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा साझेदारी IJICP की शुरुआत की गई थी। FDI संचालन तंत्र की लागत में कमी करने तथा इसी तरह के कारकों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों का बेहतर प्रयोग करके भारत के औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की दिशा में साझा रूप से काम करना इसका उद्देश्य है। जापानी व्यवसायों के लिए भारत में प्रवेश की योजना को अमल में लाने तथा संभावना तलाशने के लिए जापान प्लस एक वन स्टॉप शॉप भी है। निवेश प्रोत्साहन प्रदान करने वाली जापान औद्योगिक बस्ती JIT की शुरुआत के साथ इस मामले में महत्वपूर्ण प्रगति कर ली गई है। जापान एकमात्र ऐसा देश है जो वर्तमान में भारत में समर्पित देश केंद्रित 12 औद्योगिक टाउनशिप रखता है। इसके अतिरिक्त घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए असम में 13वीं JIT स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा स्टार्टअप तंत्रों के बीच की खाइयों को भरने के उद्देश्य से बेंगलुरु में भारत जापान स्टार्टअप केंद्र की स्थापना की गई थी, जो बाजार तथा निवेशकों के साथ स्टार्टअप्स तथा कंपनियों के बीच एक इंटरफेस के रूप में सेवा दे रहा है। इसी दौरान 2019 में भारत ने प्रतिकूल व्यापार संतुलन पर चिंता व्यक्त की थी तथा भारत के उत्पादों तथा सेवाओं को इसकी पूरी संभावना के अनुरूप बाजार की पहुंच नहीं मिलने के बाद व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की समीक्षा की इसने मांग की थी। भारत के लिए व्यापार संतुलन एक शीर्ष नीतिपरक वरीयता है। 2018-19 के दौरान भारत जापान का द्विपक्षीय व्यापार 17.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा। इस अवधि के दौरान जापान से भारत को होने वाला निर्यात 12.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था तथा जापान ने यहां से 4.86 बिलियन डॉलर का आयात किया। प्रधानमंत्री मोदी तथा उनके जापानी प्रतिपक्ष शिंजो आबे ने एक उच्च स्तर के राजनय की शुरुआत की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सशक्त भारत तथा जापान न केवल हमारे दोनों राष्ट्रों को समृद्ध बनाएंगे, बल्कि ये एशिया तथा विश्व को स्थिर करने वाले कारक भी बनेंगे। सशक्त आर्थिक संबंध भारत जापान के विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी का एक मुख्य स्तंभ है। इनकी जनसांख्यिकीय प्रोफाइल की पूरकता तथा जापान के हार्डवेयर तथा भारत के सॉफ्टवेयर के साथ भविष्य में भारत जापान के आर्थिक सहयोग के सशक्त होने की प्रचुर संभावनाएं हैं। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा esth.radiomail@gmail.com पर। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।